A प्लस B ये दोनों मिलके क्या बनाया, मान लो C बनाया, तो A और B मिलके C बनाया ना, तो A और B यहाँ पे क्या होगा, A और B दोनों यहाँ पे अभिकारक होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखना, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। हेलो दोस्तों, देखो साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान किताब का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपन इसके अंदर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। इस चैप्टर को अपन अच्छे से पीपीटी के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे। इसके दो पार्ट बनाएंगे अपन, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में इसको अपन हाफ करेंगे, फिर अगले पार्ट के अंदर पूरा इसको चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा देखिए, ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नई प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपन कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब क्या हुआ, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे, ठीक है, यानी कि नए उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे कि उदाहरण की देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे देखो, डाइजेशन, भोजन का पाचन, अपन भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर क्या होता है, एक नया उत्पाद बनता है। अगर भोजन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो उसमें नया उत्पाद क्या बनता है, नए उत्पाद की बात करें तो इसके अंदर अपने को एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है, इससे अपने को ऊर्जा मिल रही है। अपन रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये कैसे है, श्वसन से अपने को ऑक्सीजन अपन लेते हैं, CO2 बाहर निकलती है, और इस प्रकार से शरीर के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद में रस्टिंग हो गया, यानी कि लोहे पर जंग लगना, लोहा पड़ा है, ज़्यादा लंबे समय तक अपन रखेंगे उसको, तो उसके अंदर जंग लग जाएगी, यानी कि रस्टिंग की क्रिया होगी, लोहे पर जंग लग जाएगी। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है लोहे के अंदर भी। और कर्ड फॉर्मेशन, यानी कि दही का बनना, दूध से जब दही बनता है तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि अपन नॉर्मली जो आम तौर पर अपन जीवन यापन करने के अंदर जो अलग अलग एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, अपन को पता नहीं होता है, लेकिन इन सब के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसकी परिभाषा ये होगी, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या चीज होती है, मतलब अभिक्रिया होती कैसे है, क्या होता है उसके अंदर जो वो रिएक्शन को पूरा करता है। तो अपन बात करेंगे, जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर दो चीजें काम में यूज आती है, एक अभिकारक और एक फिर बनता है उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक यानी कि भाई उत्पाद बन रहा है तो वो किससे मिलकर बन रहा है, यानी कि एक बात करूं, A प्लस B ये दोनों मिलके क्या बनाया, मान लो C बनाया, तो A और B मिलके C बनाया ना, तो A और B यहाँ पे क्या होगा, A और B दोनों यहाँ पे अभिकारक होंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स होंगे, और C जो यहाँ पे बना है ये इसका उत्पाद होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है। कुल मिला के बात ये हुई कि अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बनता है। तो ये किस प्रकार की, ये एक प्रकार की क्या बन गई, एक अभिक्रिया बन गई, ये बन गई अभिक्रिया रिएक्शन। तो अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर हिस्सा लेंगे, सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और वो होता है अभिकारक। जैसे एक ये अभिकारक, एक ये अभिकारक बात करें, फिर आगे क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे और नया उत्पाद बनाएंगे। फिर उत्पाद की बात करते हैं, ये अभिकारक मिलकर किसका निर्माण किया, उत्पाद का निर्माण किया। उत्पाद क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि ये अभिकारक और ये अभिकारक दोनों मिले और तीसरा नया उत्पाद बना दिया। ये दोनों मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पूरा इस प्रकार से बनती है रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखते हैं, जैसे एक यहाँ पे नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है, जिंक की क्रिया करवा रही है H2SO4, इसका नाम याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखना। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। नाम याद रखना, सूत्र याद रखना, H2SO4। जिंक ने H2SO4 से क्रिया की, ये भी अभिकारक, एक ये अभिकारक, इन दोनों ने क्रिया की और क्या बनाया प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में? जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। कुल मिला के मारवाड़ी में सीधी सीधी बात कराऊं तो यूं है कि जिंक ने इस हाइड्रोजन तो क्या गैस होती है, बहुत हल्की होती है, तो इसको धक्का दे दिया। जैसे ही इसको धक्का दिया और जिंक ने क्या किया, ये सल्फेट के साथ में क्रिया करके सल्फेट के साथ में ये जुड़ गया। कुल मिला के हाइड्रोजन बड़ी सस्ती होती है, यानी कि जो हल्की होती है, इसको लात मारी, ये उड़ गया बाहर, और खुद जो जिंक बेटा है ये इसके आगे आगे आके जुड़ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ, दो अभिकारक थे, इन अभिकारकों ने मिलकर क्रिया करी और उत्पाद का निर्माण किया अलग अलग। तो ये क्या है, ये इसको कहेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया अपन कर रही है, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो एक चीज है, अगर अपन अभिक्रिया करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे कि बर्फ है, बर्फ पिघल के क्या बन गया, पानी बन गया, और पानी को अगर अपन गर्म करेंगे तो वो भाप में चेंज हो जाएगा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और एक देखें, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया की प्रॉपर्टी यानी कि प्रेक्षण है। उसके बाद में तापमान में भी परिवर्तन होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर अधिक, टेम्परेचर कम ज़्यादा, ये भी क्या है प्रकार का तापमान में परिवर्तन, ये भी चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद में गैस का उत्सर्जन होना, एवोल्यूशन ऑफ द गैस। ये चार क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण होते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैग्नीशियम का फीता जलना, मैग्नीशियम जो होता है उसका जो फीता होता है उसको जलाते हैं तो इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, वापस 10वीं में थोड़ा सा दे रखा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कहने का मतलब ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है। अब अभिक्रिया तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें संतुलन का नियम भी आना चाहिए आपको। कुल मिला के बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अभिक्रिया को संतुलित करना, इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अभिक्रिया को संतुलित करना। प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे किस प्रकार से, कि कोई अभिक्रिया दे देंगे, उस अभिक्रिया के अंदर आपको उस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। 1 नंबर का सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है इसके अंदर चरणबद्ध संतुलन करना। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो इनकी अभिक्रिया जो विधि होती है, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है। हिट एंड ट्रायल विधि, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है। आगे बढ़ते हैं। अब किस प्रकार से चरण होंगे, क्या चरण है, प्रत्येक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके आपको चरण याद रखने हैं। चरण की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, ये मान लो कोई अभिक्रिया है, Fe+H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। Fe मतलब आयरन, आप सबको पता है, लोहा होता है, आयरन होता है, इसको कहा जाता है फेरस। आयरन जो है ये जल से क्रिया करके, H2O जल का सूत्र है, जल से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना रहा है, ये है फेरस ऑक्साइड FeSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। अब संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहला चरण, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले आपको, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पहले चरण के अंदर आपको अभिक्रिया लिख के उसके चारों तरफ ऐसे बॉक्स बनाने हैं, ये रहेगा आपका पहला चरण। जो भी दे रखे हैं अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद, इसके अंदर ये एक अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, इनको आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, ये रहेगा पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में आपको अभिकारक
और उत्पाद को अलग अलग करके एक ऐसी सारणी बनानी है और उसके अंदर आपको देखना है कि कितने कितने एलिमेंट जो है वो दे रखे हैं। अभिकारक में कितने एलिमेंट है और उत्पाद में कितने कितने एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस। अब फेरस अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, तो इसमें फेरस की संख्या कितनी है, एक ही है, तो यहाँ पे एक लिख दिया। उत्पाद में देखो फेरस कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अभिकारकों में कितने हैं, 2 ही है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारकों में कितने हैं, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये इतना करना है दूसरे स्टेप में। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया स्टेप। दूसरे पहले में बॉक्स बनाए, दूसरे स्टेप में आपको सारणी के अंदर बंद करना है कितने कितने परमाणुओं की संख्या है अभिकारक में और उत्पाद में। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर आपको करना है, इस सारणी के अंदर पहले आपको देखना है, इसमें देखो सबसे अधिक संख्या किसकी है, किस तत्व की सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे पहले आपको उसको संतुलित करना है, जिसकी संख्या सबसे अधिक है परमाणुओं की, उसको आपको सबसे पहले संतुलित करना है। तो इस सारणी में देखो, इसमें देखो 4 सबसे अधिक है ऑक्सीजन की, वो भी कहाँ है, उत्पाद में। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी कि आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। कैसे करते हैं देखो, तीसरा स्टेप रहेगा आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है। अब देखो उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, इस अभिक्रिया में देखो, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन 4 है। अब आपको यहाँ पे उत्पाद में भी 4 करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 करने हैं, तो 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस H2O के आगे 4 लगाना है। जैसे यहाँ पे 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे, ये देखो यहाँ पे ये 4 है, तो इन्होंने क्या किया, ये H2O है, इसके आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये भी कितने हो गए, यहाँ पे अभिकारक में 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया इसका तीसरा स्टेप, बस इतना ही करना है। ऑक्सीजन संतुलित हुआ, इधर भी अभिकारक में 4 हो गया ऑक्सीजन, उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन तो क्या हो गया, संतुलित हो गया, 4 4 हो गए बराबर। अगले चीज, जैसे ही अपन ने यहाँ पे जल के आगे 4 लगाया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई भाई, 2 तो था पहले, अपने 4 लगा दिए, अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन हो गए 8, इंटू रहेगा, ध्यान रखना प्लस नहीं करना है, बीच में इंटू करना है, गुणा करना है। तो 2 इंटू 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, और इधर कितनी है, 2 ही है। तो अपने को फिर इधर उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। अब इधर 8 करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका 4 से गुणा कर देंगे, तभी तो 8 होगा। अब इधर देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन, H2 यहाँ दे रखा है, 2 तो है ऑलरेडी, इसके आगे भी क्या लगा दो, 4 लगा दो। तो ये रहेगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हो गया ये तीसरा। उसके बाद में चौथा स्टेप के अंदर अपन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो ये यहाँ पे लगा दिया 4, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लगा दिया 4। फिर उसके बाद में देखो ये हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित था, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 अभिकारक में, 8 उत्पाद में। अब पीछे क्या रहा, फेरस रहा। अब इस फेरस को भी संतुलित कर दो। फेरस में देखो उत्पाद में फेरस 3 है, अभिकारक में कितने हैं, 1 है। उत्पाद में 3 दे रखे हैं और अभिकारक में 1 भी नहीं था, अब इसके आगे लगा दिया अपन ने 3। तो इसमें इधर उत्पाद का 3 हो गया है Fe, और अभिकारक में कितने हो गए, 3 हो गए, यानी कि 3 और 3 ये बराबर हो गए। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको सारे तत्वों को क्या करना है, संतुलित करना है। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, यानी कि कुल मिला के इधर आप देख सकते हो Fe कितने हैं, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इधर देखो Fe कितने हैं, 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। यानी कि इस प्रकार से ये दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ समान होनी चाहिए। अब आगे देखो थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये रहेगी इसकी फाइनल संतुलित अभिक्रिया। इसके अंदर कुछ और भी ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ है देखो, ये तो 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे देखो ये कोष्टक में S लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोष्टक में G लिखा हुआ है, यहाँ पे कोष्टक में S है, यहाँ पे G है। अब S का मतलब होता है सोलिड, सोलिड का मतलब ठोस। यहाँ पे जो आयरन है, लोहा है, ये कैसा रहेगा, ठोस रहेगा।
और यहाँ पे जी का मतलब होता है गैसेज, गैस स्टेज, यानी कि गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पे ये जल जो है ये गैसीय अवस्था में रहेगा, यानी कि ये भाप के रूप में रहेगा, यानी कि ठोस और ये गैसीय अवस्था भाप। फेरस की क्रिया जल से करवाई और क्या बना, Fe3O4, ये बनेगा सॉलिड यानी कि ठोस बनेगा, फेरस ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकल जाएगी, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक और आप अभिक्रिया और अपन देखते हैं तो उसके अंदर कभी कभार यहाँ पे लिक्विड भी आता है, एल लिखा हुआ आता है, एल का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, यानी कि ये इस प्रकार से ये फिजिकल स्टेट्स होती है, यानी कि भौतिक अवस्थाएं होती है अभिक्रिया के अंदर। अपन बात करते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया होगी उसके बीच में ये तीर का जो निशान लगा हुआ होता है, उस तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे तापमान लिखा हुआ होगा, कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, कुछ उत्प्रेरक लिखा हुआ होता है। तो वो क्या चीज़ होती है, देखो ये ऐसे तीर का निशान होता है, इस तीर के निशान के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, जैसे 273 केल्विन ताप पे किसी चीज़ को अपन ने गर्म किया, दाब लगा के जैसे 2 atm एटमोस्फियर, इस प्रकार से कुछ लिखे होंगे। उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक जैसे Fe लिखा हुआ हो सकता है और उत्प्रेरक Mn लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि मैग्नीज वगैरह, ऐसे उत्प्रेरक Cu वगैरह इससे लिखे हुए हो सकते हैं उत्प्रेरक। तो वो या तो ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं, तो ये भी अभिक्रिया के अंदर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो उत्प्रेरक जो होता है ये अभिक्रिया को धीमा या फिर तेज करने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपके पास सीधा पहुंच जाएगा।